जय गुरुदेव बच्चों। मैं उमा श्रीवास्तव आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ पाठ 12 लेकर, जिसका नाम है यूरोप दर्शन। बच्चों, यह पाठ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। यह उनकी एक यात्रा का वृत्तांत है। जब वो यूरोप की यात्रा पर गए थे तो वहीं का चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। जो जो उन्होंने वहाँ पर देखा, जिस जिस चीज़ों को देखा, जिस जिस के बारे में इन्होंने अनुभव किया, ज्ञान प्राप्त किया, उसी सब के बारे में इस पाठ में बताया गया है। यह संस्मरण शैली में लिखा हुआ पाठ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और यह हमारे देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे। तो यह जो पाठ है आपका, इसमें जो है बहुत से रोचक तथ्य आए हैं जगह जगह पर। तो इसकी रोचकता का समावेश करके इस पाठ को ज्ञानवर्धक बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें रोचकता लाई गई है। आइए अब हम पाठ की ओर चलते हैं। इस पाठ के लेखक ही हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और हमारे देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे। जब इन्होंने यूरोप की यात्रा की तब वहाँ पर इन्होंने जो जो चीज़ों को देखा, अनुभव किया, उन्हीं बातों को इस पाठ में बताया गया है। तथ्यों के साथ रोचकता का समावेश कर पाठ को ज्ञानवर्धक बनाने का प्रयास किया गया है और यह पाठ एक संस्मरण शैली में लिखा गया है। अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। सबसे पहले इन्होंने यहीं की यात्रा प्रारंभ की थी। मैं यहाँ भी उन लोगों के संसर्ग में ना पड़ा। संसर्ग का मतलब संपर्क, जो विदेशी ढंग से रहते और खाते पीते हैं। जाने से पहले एक दिन श्री सच्चिदानंद सिंह ने मुझे अपने यहाँ अंग्रेजी ढंग से मेज पर खिलाया था। अब देखिए किस तरह से इनके अंदर भारतीयता के दर्शन होते हैं और ये भारतीय संस्कृति से कितना प्रेम करते थे। इनको अंग्रेजी ढंग से खाना खिलाया गया, उसका भी इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। मैंने कांटा चम्मच आदि का इस्तेमाल देख लिया था। इत्तेफाक से जहाज पर मेरे कमरे में एक पारसी सज्जन थी। इत्तेफाक का मतलब होता है संयोग से। संयोग से इन्होंने यह बात देखा कि इनके कमरे में जो थे एक पारसी सज्जन थे। वे विदेश में सैर करने के लिए जा रहे थे। उनसे तो जान पहचान हो गई, पर दूसरे कोई मुलाकाती इस जहाज में नहीं थे। मुलाकाती मतलब जो मिलने वाले थे, वे उसमें नहीं थे। मेरी आदत भी कुछ ऐसी है कि मैं किसी से स्वतः मुलाकात या जान पहचान करने में बहुत सकुचाता हूँ। अब ये राजेंद्र प्रसाद जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं किसी से स्वयं मुलाकात या जान पहचान नहीं करता हूँ और उसमें बहुत संकोच करता हूँ। ये अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि बहुत ही संकोची स्वभाव के थे। इसलिए जहाज पर किसी भी देशी या विदेशी यात्री से 1-2 दिन तक मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। उनका स्वभाव ऐसा था कि ये बहुत जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं थे, किसी से जान पहचान नहीं बनाते थे। इसीलिए कम से कम 2 दिन तो ऐसे ही रह गए, इनकी किसी से बातचीत नहीं हुई। पर इतना मैं देखता था कि मेरी हिंदुस्तानी पोशाक की ओर बहुतेरी आंखें जाती थी। अर्थात ये हिंदुस्तानी पोशाक में रहते थे, इनकी जो ड्रेस रहती थी वह हिंदुस्तानी रहती थी, इसलिए बहुत से लोग इनको देखा करते थे। क्योंकि ये विदेश में गए थे तो विदेश में लोग भारतीय लोगों को देखते हैं। मैं डेक पर अपनी कुर्सी रखकर कुछ पुस्तकें पढ़ता अथवा टहलता रहता। समुद्र बहुत शांत था। अर्थात ये समुद्र के किनारे यात्रा करने गए हैं, वहीं का दृश्य भी आप लोग देख रहे हैं। रास्ते में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जब तक जहाज स्वीज नहर से गुजरता है तब तक थॉमस कुक कंपनी की ओर से प्रबंध रहता है कि यदि कोई मुसाफिर चाहे तो मोटर द्वारा जाकर कैरो नगर तथा उससे थोड़ी दूर पर स्थित स्फिंक्स को देखकर आ सकता है।
मैंने यह देख लेना अच्छा समझा। मेरे ही जैसे कुछ और मुसाफिर थे जिन्होंने टॉमस कुक के साथ वहाँ जाने का प्रबंध कर लिया। हम लोग बहुत सवेरे ही करीब 5 बजे जहाज़ से उतरकर मोटर पर कैरो चले गए। कैरो में पहुंचने पर मुंह हाथ धोने और हल्का नाश्ता कर लेने के लिए एक होटल में हम लोग जाए गए। इसके बाद कैरो का अजायब घर देखने गए। वहाँ पिरामिडों की खुदाई से निकली हुई चीज़ें सुरक्षित रखी गई थी। अब देखिए, यह एक संग्रहालय का चित्र है जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी गए थे। यह बड़ा सुंदर संग्रह है। प्राचीन मिस्र के कितने बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के शव जो पिरामिडों से निकले हैं यहाँ सुरक्षित हैं। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं क्योंकि बहुत पुराने हो गए हैं, इसलिए काले पड़ गए थे, पर मनुष्य का चेहरा और हाथ पैर तो ज्यों के त्यों थे। वे जिस महीन कपड़े में लपेट कर गाड़े गए थे वह कपड़ा भी अभी तक वैसे ही लिपटा हुआ है। यह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। सुना जाता है कि यह भारतवर्ष से ही जाया करता था। देखिए कि ऐसा कपड़ा था जो कि इतने सालों बाद भी खराब नहीं हुआ था और वह कपड़ा भारत का ही था। उन दिनों से वहाँ के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान यदि शव के साथ गाड़ दिए जाएं तो परलोक में भी उनसे वह आराम पा सकता है। ऐसी पहले के लोगों की, वहाँ के लोगों की विचारधारा थी कि शव के साथ जितने आराम के सामान हैं सब गाड़ दिए जाएं तो उनको जो है, जिसकी मृत्यु हुई है, वह जहाँ पर भी जाएगा उसे भी वे सामान की सुख की प्राप्ति होगी। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थी। पहनने के कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी आदि, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के लिए सामान, सवारी के लिए रथ और नावें भी, वे सब चीज़ें एक से एक अच्छी बनी हैं, जिससे जान पड़ता है कि उस समय भी लोग सोने का व्यवहार जानते थे। सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई से मोहनजोदड़ो में जो गेहूं निकला वह बो देने पर उग गया। जो गेहूं गाड़ा गया था जमीन में, उसको फिर से बोया गया तो वह उग आया। कितनी सुरक्षा के साथ सामान देखिए यहाँ पर गाड़ा जाता था। जादूगर के संग्रह और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ साफ दिखने लगी। अनित्यता मतलब कि जो स्थायी नहीं होता है, जिसमें स्थायी होने का भाव ही नहीं होता है। ऐसे दृश्य देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं, अर्थात हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं, अर्थात ऐसे घमंड में करते हैं कि अपने को हम बहुत बड़ा समझते हैं, वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी रहता है। जब हम अपने गर्व में, अपने घमंड में जो काम करते हैं वह कितना तुच्छ अर्थात बहुत ही क्षुद्र और अस्थायी रहता है, जो स्थायी नहीं होता है। अस्थायी का मतलब कि जो स्थायी नहीं रहता है, थोड़े ही दिनों के लिए रहता है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत जुल्म किया था, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो विशेष करके वहाँ का इतिहास नहीं पढ़ता, उसे उनके नामों तक की खबर नहीं है। मैंने कुछ चित्र खरीदे। यद्यपि अजायब घर का सफ़र बहुत अच्छा रहा, तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन की आसारता का गहरा असर पड़ा। क्षणभंगुर मतलब कि पल भर में नष्ट हो जाने वाला, जो थोड़ी ही देर के लिए, जो क्षणभंगुर जीवन है। हमारा जीवन बहुत ही थोड़े दिनों के लिए है, लेकिन इंसान समझता है कि यह बहुत ज़्यादा दिन के लिए है, लेकिन क्षणभंगुर रहता है। और जीवन की असारता जो कि बिना किसी उद्देश्य का होता है। असारता का अर्थ होता है बिना किसी उद्देश्य का गहरा असर पड़ा, अर्थात इनके दिल पर ऐसा असर पड़ा कि यह क्षणभंगुर है और जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। मैं वहाँ से उदास ही निकला और यह सब सोचते हुए वे उनका मन बहुत उदास हो गया। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर पर पिरामिड देखने गए। अब ये देखिए दूसरे स्थान के बारे में बता रहे हैं।
एक स्थान पर पहुंचकर दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर मोटर पर पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी। ऊँटों का पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। मेरे लिए ऊँट की सवारी बिल्कुल नई थी। इन्होंने ऊँट की सवारी कभी की नहीं थी, पहली बार ऊँट की सवारी की थी, जिसके बारे में बता रहे हैं। पिरामिडों को नज़दीक जाकर देखा। वे बहुत ऊंची चौखटी इमारतें हैं। देखिए किस तरह से फोटो में दिखाया गया है। हमारे देश में ईंटों का पजावा जैसे बनता है, वैसे ही ये पत्थरों के बड़े बड़े चौरस किए हुए टुकड़ों से बने हैं। पजावे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज़्यादा है, जो ऊपर की ओर कम होती गई है। अब देखिए ये पिरामिड का दृश्य है और राजेंद्र प्रसाद जी किस प्रकार से ऊंट पर बैठकर इन पिरामिडों को देख रहे हैं। पजावे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज़्यादा है और जो ऊपर की ओर कम होती गई है। यह पिरामिड के बारे में आपको बताया जा रहा है। ईंटों का पजावा तो छोटा होता है, ये बहुत बड़े और बहुत ऊंचे हैं। मेरा अनुमान है कि इसकी एक ईंट शायद 4-5 हाथ लंबी होगी। इसी के अनुसार इसकी चौड़ाई और मोटाई भी होगी। ना मालूम कितने दिनों में एक ईंट काटकर इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा, अर्थात कितने गरीब लोगों कितने दिनों तक इस काम को करके बनाए होंगे। यह सब एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए। यह सब इसलिए किया गया कि राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी लोग उसके नाम को जाने पहचाने, इसलिए ये सब काम किया गया। नाम तो अब केवल पुस्तकों में ही रह गया है। वे इमारतें जिससे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी हजारों वर्षों के बाद ज्यों की त्यों खड़ी हैं। उनमें से अनेकों की अंदर से खुदाई हुई है। उन्हीं से निकले हुए सामान का संग्रह कैरो के अजायब घर में है। उस पिरामिडों के अंदर से जो सामान निकले, जो खुदाई हुई और जो सामान निकले, वही सामान आज अजायब घर में लगाया गया है। मुझे स्मरण है, हाल ही में हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा था कि इसे खोदने का जिस किसी ने प्रयत्न किया वह मर गया, पर वहाँ की खुदाई में बहुत सामान निकला। ऐसा उस समय अखबार में ऐसी न्यूज़ आई थी कि जिसने भी इसका खोदने का काम किया उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वहाँ की खुदाई में सामान बहुत निकला। तो इससे पता चलता है कि कितना सामान उनके पिरामिडों के साथ गाड़े जाते थे। स्फिंक्स एक अजीब चीज़ है। मुंह मनुष्य का और शरीर जानवर का। एक बहुत बड़ी मूर्ति उस रेगिस्तान में इस शक्ल की बनी पड़ी है। सुनते हैं कि प्राचीन काल में इससे प्रश्न किए जाते थे और यह भविष्य की बातें बता दिया करती थी, पर वह जो कुछ कहती थी उसे समझना बहुत कठिन था। अब बातें तो नहीं हैं, पर यह मूर्ति ही खड़ी उस प्राचीन समय का स्मरण कराती हैं। अब यह मूर्तियाँ बातें तो अब नहीं करती हैं, किंतु खड़ी अभी उसी तरह से हैं जिसे देखकर हमें प्राचीन समय की बातें याद आती हैं। यह सब देखकर हम लोग संध्या तक वापस आकर रेल पर सवार हुए। संध्या मतलब शाम तक। राजेंद्र प्रसाद जी बता रहे हैं कि हम लोग शाम तक यह सब देखकर वापस रेल पर सवार हो गए। पोर्ट सईद में 11 बजे रात के करीब पहुँचे। वहाँ जहाज पहुँच गया था। हम सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। भूमध्य सागर में पहुँचने पर कुछ सर्दी लगी। लाल सागर तो बहुत गर्म था। अब यहाँ की जलवायु के बारे में बता रहे हैं कि लाल सागर तो वहाँ पर बहुत गर्मी थी, बहुत गर्म था, लेकिन भूमध्य सागर के पास जब पहुँचे हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ सर्दी महसूस होने लगी। अरब सागर से भी अधिक, मतलब अरब सागर में और ज़्यादा सर्दी थी, उससे भी अधिक यहाँ पर भूमध्य सागर में ठंड थी। भूमध्य सागर में पूर्वी हवा भी जोर से चलती थी, इसलिए जहाज कुछ हिलता था। रास्ते में जो देखने को मिला मैं सब कुछ देखता गया। इटली के नज़दीक सिसिली टापू के पास होकर ही जहाज गुजरा। वहाँ का शहर कुछ दूर दिखाई दिया।
पहाड़ तो साफ नज़र आता था। कई दिनों बाद हम लोग फ्रांस पहुँचे। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई। कभी कभी कोई टापू नज़र आ जाता था तो सब लोग उसे देखने लगते थे। टापू कहते हैं बच्चों कि जो चारों ओर से पानी से घिरा रहता है और बीच में कुछ भूमि दिखती है। बीच में भूमि रहती है और चारों तरफ पानी रहता है, उसी को कहते हैं टापू। तो उसी के बारे में राजेंद्र प्रसाद जी बता रहे हैं। कभी कभी कोई टापू नज़र आ जाता था तो सब लोग उसे देखने लगते थे। समुद्र यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखता था। अब समुद्र की यात्रा करने गए हैं तो पानी ही पानी दिखेगा। दिन रात पानी देखते देखते 1-2 दिन के बाद ही जी ऊब जाता है। अब पानी ही पानी देखेंगे तो मन तो ऊब ही जाएगा। वही बता रहे हैं कि पानी पानी देखते देखते 2 दिन के बाद जी ऊब जाता था। अगर कहीं कोई दूसरा गुजरता हुआ जहाज नज़र आ गया या ज़मीन देखने में आ गई तो बहुत आनंद आता था। अब ये पानी के बीच में सफ़र कर रहे थे, इनको चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा था, वहाँ और कुछ देखने को मिलता नहीं था, तो 1 ही 2 दिन में मन ऊब जाता था। और जब कोई दूसरा जहाज पास से गुजरता हुआ दिखे या बीच में कोई टापू दिखे तो बहुत ही इनको आनंद आता था। सभी मुसाफिर उसे इस तरह देखने लगते मानो उन्होंने कभी ज़मीन देखी ही नहीं। मुसाफिर कहते हैं जो यात्रा करने वाले होते हैं, यात्री। तो उन यात्रियों को इतना आनंद आता था यह सब देखकर, ऐसे इस तरह से देखते थे, इतनी उत्सुकता से देखते थे कि जैसे उन्होंने कभी ज़मीन देखी ही ना हो। हम लोग मार्सेल्स में सवेरे ही उतरे, वहाँ एक होटल में ठहर गए। अब आगे बता रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी कि वे लोग मार्सेल्स में सवेरे ही उतरे और वहाँ एक होटल में ठहर गए। वहाँ भी कुक कंपनी की कृपा से शहर के सभी देखने योग्य स्थानों को देख लिया। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। पेरिस में गाड़ी बदलकर कैले पहुंचा। यहाँ फिर जहाज पर चढ़कर संध्या होते डोवर में उतर गया। डोवर से रेल पर चलकर रात के प्रायः 9 बजे लंदन पहुंच गया। यहाँ मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में पहुंचा था, पर अभी तक काफ़ी सर्दी थी। गोवर्धन के मेरे साथ आ जाने से खाना भी हिंदुस्तानी मिलने लगा, क्योंकि अब ये हिंदुस्तान आ गए थे तो यहाँ पर इनको जो है हिंदुस्तानी खाना मिला। अभी तक ये विदेशी खाना खाते खाते बिल्कुल ऊब गए थे। जैसे यहाँ हम लोग भात, दाल, रोटी, तरकारी खाते हैं, तरकारी कहते हैं सब्जी को, खाते हैं, वैसे ही वहाँ भी खाने लगे। मैं तो मुकदमे की पैरवी के लिए गया था। अब देखिए बता रहे हैं कि ये विदेश यात्रा किस लिए गए थे। ये एक मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे और उसी दौरान इन्होंने इतनी जगह के दर्शन भी किए और इतनी जगह इन्होंने देखा भी, सैर भी किया। जिस रात मैं पहुंचा, लोगों से बातचीत करके सो गया। पहुंचते ही मालूम हो गया कि सवेरे उठकर बैरिस्टर के यहाँ जाना होगा। बैरिस्टर कहते हैं वकील को, क्योंकि उसने आपस में बातचीत करने के लिए समय दिया था। उस वकील ने इनको आपस में बातचीत करने के लिए समय दिया था कि इतने समय आप आइएगा तो हम आपसे बातचीत करेंगे। इसलिए लंदन पहुंचने के 12 घंटों के अंदर ही मैं काम में जुट गया। जब ये लंदन गए तो 12 घंटों के अंदर ही अपने काम में जुट गए और जब तक मुकदमा ख़त्म ना हुआ दिन रात उसी काम में लगे रहे। तो ठीक है बच्चों, ये था आज का पाठ यूरोप दर्शन, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने यात्रा वृत्तांत को इस पाठ में बताया है। और इस पाठ के द्वारा पर्यटन का महत्व बताया गया है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, इसको भी इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से पूरे विश्व में आपस में लोग किस तरह से भाईचारे के साथ यात्रा करते हैं और रहते हैं। कल्पनाशीलता का विकास आदि जीवन मूल्य और जीवन कौशल को विद्यार्थियों में विकास करने की शिक्षा दी गई है। ठीक है बच्चों, इस पाठ को आप लोग पढ़िए, समझिए और यदि कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे संपर्क करिए। जय गुरुदेव।